नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। वरिष्ठ सांसद और प्रसिद्ध वकील कल्याण बनर्जी ने पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल्याण बनर्जी ने न सिर्फ उनके खिलाफ नाराजगी जताई, बल्कि ये तक कह दिया कि वो अब किसी भी कानूनी मामले में उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जो है बात करेंगे और उन्हें या तो मुझे चुनो या अभिषेक बनर्जी को जैसा अल्टीमेटम देंगे। आपको बता दें, पूरा मामला एक फर्जी सिग्नेचर केस से जुड़ा है जो कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा है। इस केस में अभिषेक बनर्जी ने पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी है और गिरफ्तारी से बचाव की मांग की है। कल्याण बनर्जी पहले इस केस में अभिषेक बनर्जी की तरफ से पेश होने वाले वकील थे, लेकिन आपको बता दें कि अचानक उन्होंने कोर्ट में पेश होने से जो है इनकार भी कर दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें आधी रात को बताया गया कि उनकी जगह किसी एक और वकील को जो है रख दिया गया है। इस बात से वो बेहद नाराज हो गए। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि उनके साथ अपमान जैसा व्यवहार किया गया है। कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कई तीखे आरोप जो हैं वो लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी यहां घमंडी व्यवहार करते हैं और वो सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं। साथ ही पार्टी में फैसले कुछ ही लोग के हाथों में जो है वो होते हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को भी जो है अपमानित किया गया है। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो पिछले 45 सालों से वकालत कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अभिषेक बनर्जी से जुड़े किसी भी केस में जो है काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ा बयान तब आया जब कल्याण बनर्जी ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी को तय करना होगा कि वो उनके साथ हैं या फिर अभिषेक बनर्जी के साथ हैं। इस बयान के बाद पार्टी में हलचल और तेज हो गई है। इसे टीएमसी के अंदरूनी संघर्ष का सबसे बड़ा संकेत जो है वो माना जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे विवाद के बीच टीएमसी पहले ही कई राजनीतिक झटके जो है वो गुजर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और या अलग गुट के बनाने के चक्कर में हैं, और कई विधायक भी जो है बगावत कर चुके हैं, जिससे वजह से आपको बता दें कि पार्टी में संगठनात्मक असंतोष जो है वो बढ़ गया है। हालांकि ये आंकड़े और दावे राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं, लेकिन इतना तय है कि पार्टी में गुटबाजी तेज हो गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ बागी नेताओं का कहना है कि पार्टी में फैसला एक तरफा लिया जाता है, साथ ही वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी होती है। इसके अलावा संगठन में असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि पार्टी के कई नेता अब भी उनके समर्थन में हैं और इसे अंदरूनी राजनीतिक मतभेद बता रहे हैं। फर्जी सिग्नेचर केस को लेकर आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी जो है अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बताया कि अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत दे दी गई है और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई पर जो है रोक लगा दी गई है, लेकिन जांच में सहयोग करने का निर्देश भी साफ तौर पर दिया गया है। इससे मामला कानूनी रूप से और भी संवेदनशील हो गया है। इस विवाद का असर सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार आपको बता दें, टीएमसी की संगठनात्मक मजबूती पर सवाल, वहीं विपक्ष को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आने वाले चुनावों में जो है इसका साफ तौर पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही गठबंधन राजनीति पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ सकता है। यह पूरा मामला आपको बता दें सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रहे नाराजगी का परिणाम है। जहां एक तरफ वरिष्ठ नेता सम्मान और भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा नेतृत्व पर पार्टी को आगे ले जाने का दबाव है। ऐसे में अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो ये विवाद और भी बड़ा रूप जो है वो ले सकता है। फिलहाल टीएमसी के भीतर चल रही ये खींचतान पार्टी के लिए जो है बड़ी चुनौती बन सकती है। कल्याण बनर्जी का खुला विरोध और ममता बनर्जी को दिया गया अल्टीमेटम आने वाले दिनों में राजनीतिक स्थिति को और गर्म कर सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी आखिरकार इस विवाद को कैसे संभालेंगी, और क्या पार्टी में एकता बची रहेगी या फिर दरार और गहरी हो सकती है। अब यहां पर कल्याण बनर्जी का जो बयान सामने निकल के आया वो भी आपको सुनाते हैं। Petition was filed. That was listed on Friday. Vacation bench. 6 hours I sat for that matter. Matter was not called on. Then at the end I mentioned the matter before the Honorable Judge. The Honorable Judge said that the matter will come up on Wednesday. Monday, Tuesday I was in Delhi for doing the matter. Tuesday I came here. And Tuesday, the search was conducted. Then yesterday morning I mentioned the matter before the court, Justice Kaushik Chandra, and said that matter is extremely urgent. And why urgency I explained, search and etc. The Honorable Court said that the matter would be taken up.
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गृहिणियों यानी कि हाउसवाइफ्स की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि एक गृहिणी न सिर्फ परिवार की तरक्की में बल्कि देश के लिए भी योगदान देती है। ऐसे में उन्हें राष्ट्र निर्माता के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की घरेलू देखभाल के नुकसान को यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट यानी कि MV एक्ट के तहत दायर किए गए दावे यानी कि फाइल किए गए एक क्लेम के तहत जो है मुआवजे के एक अलग श्रेणी यानी कि हेड के तौर पर जो है माना जाना चाहिए। ये फैसला आपको बता दें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने सुनाया है। बेंच ने आपको बता दें कि एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केस में एक विधुर को उसकी पत्नी को नुकसान के लिए जो है अतिरिक्त मुआवजा दिया है। बेंच ने आपको बता दें उसकी घरेलू देखभाल के नुकसान के लिए जो है मुआवजे की रकम 30,000 रुपये प्रति माह तय की है। बेंच ने कहा है कि घरेलू देखभाल का नुकसान प्रणय सेठी में तय किए गए आधार के अलावा एक और आधार होगा। बेंच ने कहा है कि हमें बस उम्मीद और भरोसा है कि गृहिणी अब राष्ट्र निर्माता का शॉर्ट फॉर्म हासिल कर लेंगी। बेंच ने आपको बता दें इस बात पर भी जोर दिया है कि गृहिणी इंसान और देश की तरक्की में योगदान देती हैं। जस्टिस करोल की बेंच ने आपको बता दें कि तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा है कि हमारा भी मानना है कि गृहिणी इंसान और देश की तरक्की में योगदान देती हैं और आप उस योगदान को जो है यहाँ विमुद्रीकरण करने के मामले में कैसे आंकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नियम बनाए हैं और एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर यह तय किया है कि घरेलू देखभाल से होने वाले महीने की इनकम का नुकसान किसी भी हालत में 30,000 रुपये प्रति माह होगा। बेंच ने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मोटर वाहन अधिनियम के मामले की प्रक्रिया पर जो है नजर रखने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपको बता दें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2024 के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। ये मामला एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने पीड़ित के परिवार जिसमें उसके पति और बच्चे शामिल हैं को 8 लाख रुपए से ज़्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया था। जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो है यहाँ साफ तौर पे अब हाउसवाइफ का बयान सामने निकल के आया है। गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है और आपको बता दें कि मुआवजे के आधार और अधिकार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सड़क दुर्घटना से जुड़ा पूरा मामला था जहाँ पर एक महिला की मौत के बाद जो है अब टिप्पणी यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के सामने निकल के आई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर से जो है बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां पिछले कुछ दिनों से आपको बता दें तेज गर्मी और हीट वेव ने लोगों को परेशान किया था, वहीं अब अगले 48 घंटे में मौसम राहत देने वाला हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में आपको बता दें 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह के अनुसार आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे तक मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ रहेगा। इस दौरान आपको बता दें कि बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर जो है गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाएं आपको बता दें 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती है। वहीं कहीं कहीं आपको बता दें ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी चेतावनी जो है वो दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है आपको बता दें ये बदलाव पिछले कई दिनों से जो है जारी भीषण गर्मी और लू से राहत दिलाएगा। मौसम विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें ज़्यादा खतरे वाले ज़िले कौन कौन से हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, झांसी और आसपास के क्षेत्र हैं। इन इलाकों में तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जो है वो जताई गई है, यानी कि सबसे अधिक जताई गई है। अगर कम तीव्रता वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में जो है यहाँ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जो है यहाँ मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बुधवार को तापमान जो है वो 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे लोगों को भारी उमस और भारी गर्मी का सामना करना पड़ा था। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें अब अगले कुछ दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा। लखनऊ में बादल जो है वो छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के कारण आपको बता दें तापमान में लगभग 4 डिग्री तक की गिरावट जो है वो आने की संभावना जताई गई है। जिसके बाद आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से जो है यहाँ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ में मौसम में अचानक करवट जो है वो ली है और तेज आंधी के बाद आपको बता दें बारिश जो है वो देखने को मिली है। इससे तापमान में जो है गिरावट आई है और लोगों को भारी राहत जो है गर्मी से वो जरूर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें अगले 2 दिनों तक यहाँ हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। हालांकि तेज हवाओं के कारण यातायात और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
बात अगर उत्तर प्रदेश से सटे राज्य उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में भी जो है मौसम ने करवट ली है। मसूरी में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। पर्यटकों की संख्या में भी जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। होटल और होमस्टे में जो है यहाँ भीषण, या यूं कहें कि देखिए भीषण भीड़ भी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जो है यहाँ हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई हैं और पर्यटकों को सतर्क रहने की भी सलाह यहाँ पे मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर भारत में मौसम का बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जो है सतर्क रहने की भी जरूरत यहां पर कही गई है। मौसम विभाग की सलाह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम अपडेट पर जो है समय समय पर अपनी नजर बनाए रखें। तो किस तरीके से आपको फिर से बता दें कि 48 घंटे में 60 डिग्री तक की गिरावट जो है वो तापमान में देखने को मिल सकती है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के साथ आपको बता दें तेज अलर्ट यहां जारी किया गया है। इसके बाद कई जिलों में तेज हवाओं की चेतावनी, तो वहीं उमस भरी गर्मी से जो है राहत मिलने की 100% उम्मीद यहां मौसम विभाग जताते हुए नजर आ रहा है। तो बारिश ने पूरे उत्तर भारत का हाल जो है वो तो बदल दिया है। लेकिन बात अगर अगली खबर की करें जो नोएडा से सामने निकल के आ रही है, तो दरअसल नोएडा में आपको बता दें शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नोएडा के सेक्टर 90 बस डिपो में 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों का जो है संचालन पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन बसों की है जो जल्द ही जो है स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले नोएडा में जो है वो दौड़ेंगी। इन बसों का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इस दौरान आपको बता दें स्थानीय सांसद और विधायक भी जो है मौजूद रहेंगे। बेड़े में आपको बता दें 10 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। बसों के संचालन के लिए आपको बता दें सेक्टर 90 डिपो पर फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था भी की गई है। 15 जून से बस सेवा शुरू होने की संभावना है और उसी दिन से जो है उड़ानें भी शुरू होने की प्रस्तावित है। यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है जेवर में, उसकी उड़ानें भी 15 जून से जो है यहाँ शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। और उसी के साथ आपको बता दें कि अब सुगम बनाने के लिए शहरवासियों के लिए पूरी यात्रा को यहाँ पर अब डबल डेकर और इलेक्ट्रिक और AC बसों का जो है यहाँ पर उपयोग करते हुए परिवहन विभाग नजर आएगा। बसों का न्यूनतम किराया आपको बता दें 10 रुपये और अधिकतम किराया जो है वो 30 रुपये रखा गया है। इससे जेवर एयरपोर्ट और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कनेक्टिविटी जो है वो भी बेहतर होगी। तो आपको बता दें किस तरीके से नोएडा को जो है यहाँ 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात जो है वो मिली है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं योगी के, वो इलेक्ट्रिक बसों की सेवा का शुभारंभ करेंगे वर्चुअली और 15 जून से जो है ये बसें शुरू होंगी, इनकी संभावना जताई जा रही है। जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को जो है यहाँ बड़ा बल मिलेगा क्योंकि 10 डबल डेकर बसों की यहाँ पर शामिल होने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।